नमस्कार सभी लोगों के लिए। स्कूल्स एंड फ्यूचर लाइफ ऑन देयर ओन, है ना। तो बच्चों को इस योग्य बनाना कि वो स्कूल लाइफ के दौरान ही जो उनके सामने चैलेंज है, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, बुलिंग का पार्ट करते हैं ना, एक दूसरे को चिढ़ाना के कारण भाई लड़के लड़कियां सब हम जानते हैं वो सारे बच्चे टीनेज वाले हैं ना, 13 to 19, और ये टीनेज आते हैं। हम सभी ने पढ़ा है मनोविज्ञान में, इस टाइम लेवल तय करना क्या पढ़ा है, ये अवस्था जो है तूफानों की अवस्था है, स्टेजेस ऑफ स्टॉर्म। तो ये तूफानों की क्योंकि तरह तरह के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, उसकी बॉडी ग्रोथ हो रही है, उसके कारण इम्बैलेंस कर रहा है हार्मोन्स के कारण कई तरह की दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए वो अपने आप को समझे बच्चा, तो इन सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इनटू कैपेबल यूजफुल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन। तो वो बच्चे अपनी जो अलग अलग तरह के ना, कोई बहुत पर्सनैलिटी है, प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हमारे व्यक्तित्व उस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उन लोगों को बुला करके वो इस सत्र चला है। तो कैरियर टॉक इसमें स्पीचेस बाय गेस्ट स्पीकर है। तो ये चीज़ें काउंसिलिंग सर के ये जो हमारा बाल कार्यक्रम वगैरह दिया था, तो इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम बाहर से बुलाते हैं, वो आते हैं 1 घंटे के लिए और 5,000 ले जाके चले जाते हैं। तो इसका प्रशिक्षण मिलना चाहिए, विशेषकर जो हमारे विद्यालय में महिला अध्यापिका है उनको इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और यदि उस विद्यालय में नहीं तो संकुल स्तर पर दिया जाना चाहिए प्रशिक्षण, ताकि वो अन्य विद्यालय में भी दे। होता क्या है, जहाँ 20 से ज़्यादा बालिकाएं हैं केवल वही प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ 10 बालिकाएं 12 बालिकाएं हैं वहाँ प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। तो गिने चुने विद्यालय एक संकुल में आते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि मैं अभी पढ़ाई संकुल में तो किसी विश्वविद्यालय को ये प्रशिक्षण दिया गया होगा। इसका कारण ये कि छात्र संख्या बहुत कम है, 20 से ज़्यादा बालिकाएं है नहीं। तो जहाँ 15 बालिकाएं वहाँ क्योंकि उसका यही है कि 20 से ज़्यादा बालिकाएं होनी चाहिए। तो इसका जो है संकुल स्तर पर या जहाँ बालिका महिला टीचर उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उनसे अन्य विद्यालय में लाभान्वित हो और संकुल स्तर पर इसका प्रशिक्षण केंद्र रखा जाए यदि बालिकाएं कम हो रही तो। इसके अलावा जैसे आजकल साइबर वाला कई सारे कार्यक्रम है बच्चों का, उससे किस प्रकार बचा जा सकता है उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। बालिकाओं को जैसे अकेले में बालिकाएं जा रही है तो उनको किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, कोई बातचीत करा तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस सारी चीज़ें इसका प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए। वो तो आत्म सुरक्षा तो बाद में है, जब उन पर हमला हो गया तब की बात है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे उनके पर ऐसे जैसे आजकल मोबाइल है, मोबाइल से कई आप देख रहे होंगे कि पता चलता है कि वहाँ से बालिकाएं या होंगे भाग गई, कई सारी खबरें आ रही हैं आजकल। तो सारे सोशल मीडिया के कारण हो रहा है, तो इससे बालिकाओं की सुरक्षा की जा सकती है। यही जानना चाह रही थी कि आत्म सुरक्षा का मतलब केवल जूडो कराटे और ताइक्वांडो से ही नहीं होता है। उसका मतलब है बालिकाएं किसी भी तरह से अपनी सुरक्षा कैसे करें, चाहे इस तरह का जैसे साइबर क्राइम वगैरह जो भी चल रहा है, या मोबाइल का यूज अच्छा और बुरा दोनों ही, ये भी आत्म सुरक्षा में एक तरह से मेरे हिसाब से वो भी प्रोग्राम वो ये कार्यक्रम भी आते हैं। लेकिन सर बालिका शिक्षा मेरे पास है और इंक्लूसिव एजुकेशन अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले मेरे पास ही समुदाय सहभागिता वाला मीटिंग भी आई है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे डीसी सर देखते थे वो वापस स्कूल में चले गए हैं। तो अभी क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है, तो मतलब 1 हफ्ता हो गया है मेरे पास। फिलहाल अभी मैं एक चीज़ में बालिका शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन का ही एक बात था, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन और बालिका शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बालिका शिक्षा। तो बालिका शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा में क्या क्या पहले की गई है, ये है एक तो कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास। मुझे लग रहा है सभी लोग आप इसके वाकिफ होंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास हमारे जनपद में एकमात्र छात्रावास है जो कि गंगानगर ब्लॉक में है, और यहाँ की जो कैपेसिटी है वो है 150 छात्राओं की। और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग की बालिकाएं होती हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क सर्विस बालिकाओं में बालिका शौचालय, अगर किसी विद्यालय में एक मात्र शौचालय भी हो तो उसे भी बालिका शौचालय ही माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, यह है 3 महीने। इसमें थोड़ी
सर क्योंकि आप लोग भी शायद अपने स्कूल में इस प्रोग्राम को करवाते होंगे, किया हुआ है आप लोगों ने, तो थोड़ी मैं इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस जो रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा कार्यक्रम के नाम से 15,000 की धनराशि यूपीएस और माध्यमिक विद्यालयों को दी जाती है। तो आप लोग जरा मुझे एक इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि आप इसमें क्या क्या काम करवा रहे हैं यूपीएस में भी। हाँ जी मतलब जिन्होंने भी करवाई होगी किसी ने करवाई है क्या आप सेल्फ डिफेंस का जो प्रोग्राम चलाएगा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत दूसरे दिन के लिए। तो हमारे पास आया था सुपर कार्यक्रम, सुपर हैंडेड कार्यक्रम। तो ये जो सुपर हैंडेड कार्यक्रम बच्चों के लिए जो किया जा रहा है, ये सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है और यहाँ 1 जून 2025 से लागू हुई थी। और वास्तव में बच्चों के लिए बहुत सारी जरूरतें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि उसके पास जो उसके लिए उसको खर्च करने के लिए जिसको पैसा होता है वो हो नहीं पाता है और बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो मनी नहीं मिल पाती इस टाइम पे, जिससे ट्यूशन लेनी है, उनको कोचिंग करनी है, तो उसकी बड़ी समस्याएं होती हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे जेई साक्षरता एवं शिक्षा ज्ञान, जिसे FLN भी कहते हैं, समुदाय के द्वारा विद्यालय विकास में SMC, SMDC की भूमिका, निपुण भारत मिशन के बारे में अवगत कराया गया। MTC मनोज कुमार द्वारा PM पोषण योजना, विद्यालय का सोशल ऑडिट, PM पोषण SMC की भूमिका। देखो देखो जो सभी जी प्रचार को फंसा हुआ है वो ज़्यादा खा रहे ना वो ना ठीक है, हैं। सबका अच्छा, बढ़िया। सुनो अचार ज़्यादा खा रहे हो, खट्टे की आदत पड़ गई उनको। बोलोगे ना खाने पीने बना रहे आप प्रशिक्षण के विचार साझा एक दृश्य मेरे हाथ में है, तो इसमें थोड़ा सा जो भी लिखा है सो चेंज कर रहा हूँ। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं आलोक के द्वारा सामुदायिक सहभागिता के उद्देश्य, समुदाय से कैसे सहयोग लिया जाए, RTE SMC बैठक, SMC गठन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए। संदर्भदाता श्री मनोज कुमार जी के द्वारा PMC स्कूल का एक सूक्ष्म परिचय दिया गया। किन उद्देश्यों कोई भी व्यवहार हो सकता है उसको लग रहा हो, तो अगर वो विद्यालय के कारण है तो वो भी दूर किया जा सके, और अन्य कोई कारण है तो उसका भी पता लगाकर उसे उचित समाधान या उचित हल कुछ मिल सके। तो एंजाइटी अगर हो रही है, सिर्फ 15 दिन बाद पेपर है, तो उसको मोटिवेट करेगी कि मैं किताब पढ़ूँ, है ना। एक तथ्य ये, लेकिन वो अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो किताब में ध्यान नहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और बिल्कुल नहीं है तो वो पढ़ेगा ही। दोनों चीज़ें कि उसके अंदर एंजाइटी का लेवल 0 है एकदम, तो ऐसा बच्चा फिर वो तो किताबों से दूरी रहेगी, तो वो कहेगा क्या मतलब तो वो भी पढ़ेगा नहीं, तो रिजल्ट कम से कम। ये जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह, मॉरल वैल्यूज, नैतिक वैल्यू जो है, सोशल स्किल्स और जो चाहिए सोशल स्किल्स, और इमोशनल मैनेजमेंट की जो बात है ना, कि वो सामूहिक परिवर्तन हो रहे हैं उसमें, और सामूहिक में उसमें किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना है ना। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जा रहा है बच्चा, या बहुत गुमसुम हो रहा है जो टीनेज वाले जो बच्चे हैं, अगर कि बच्चा 60 शब्द कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट समझ के साथ करें। हम सब जानते हैं कि मेमोरी स्किल्स में इस चीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है कि कोई बच्चे बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को, तो तेज़ी से पढ़ने के कारण भी मेमोरी में वृद्धि होती है। आपने बहुत सारे एड देखे होंगे इसके लिए।
कि बच्चा तेज़ी से पढ़े, उनकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होगी, तो अपने आप उसकी मेमोरी में इनहेंस हो जाएगी। तो इस तरह का मेमोरी स्किल्स की जो टेक्निक्स हो सकती हैं और क्या क्या हो सकती हैं, उसके बारे में सतत चलाने की बात है। गोल सेटिंग की बात है कि बच्चे अपने लिए गोल कुछ सेट करें। आज बात हो रही है कौशलम प्रोग्राम कक्षा 9, 10, 11, 12 की। एक उद्यमशील मानसिकता भी कोई चीज़ है, जरूरी नहीं कि हमें नौकरी करनी है। अगर हमें अपने क्षेत्र विशेष में लग रहा है कि यहाँ इस चीज़ में यहाँ पर लोगों की मदद की जा सकती है, जैसे टूरिज्म वगैरह का ही है, तो वो टूरिज्म वगैरह का खोलने के लिए अगर उसको 9, 10, 11, 12 में ही वो ऑप्शन अगर कुछ मिल रहा है, मतलब सोचना है वहाँ पर, कर नहीं रहा है वो डायरेक्ट, लेकिन वहाँ पर एक सोच रहा है और अपनी बात को सब विद्यार्थियों के सामने रख रहा है कि 9 में, 10 में, 11 में, 12 में अलग अलग वो है उसके फील्ड। वो कौशलम प्रोग्राम में अगर वो टीचर्स होंगे तो वो उसको और विस्तार में वहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर बच्चों के जो कौशलम से पढ़ने वाले जो प्रभाव है उसके बारे में भी वो बातचीत कर सकते हैं ना, कि इसके द्वारा बच्चों ने उनके लिए अभी यहाँ पर पिछले सत्र में वो भी हुआ था, उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट बनाए थे तो यहाँ डिस्प्ले भी किया था एक दिन आकर के, टाइप में उसके लिए आए थे। तो ये फिलिंग फॉर्म को किस तरह से भरे जाते हैं। कई बच्चों को OMR सीट का पता नहीं है, और 3-5 में तो आप जैसे आप लोग तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को 5वीं में नवोदय विद्यालय वाले की, तो ऐसे बच्चों को तो पता है, लेकिन जो कभी बैठा है किसी भी तरह की परीक्षा में, उसको 12वीं में जाकर भी नहीं पता कि OMR को कैसा भरा जाता है। तो उनके लिए OMR भरने की टेक्निक भी, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, और आप तीसरा देखें कैरियर, जो तीसरा डोमेन है, तो कैरियर में सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक तो महत्वपूर्ण वही है कि अगर वो कुछ कैरियर ऑप्शन चुन रहा है तो क्या उसके सब्जेक्ट उसने सही सेलेक्ट किए या नहीं मिला। एक्सपोजर PM3 में इसके लिए पैसा है, तो आप लोग तो ले जाएगा वो PM3 विद्यालय वाले कॉलेज में। कैरियर जो रेवेन्यू वही कौन सा कैरियर क्षेत्र खुल रहा है, तो इसके बारे में ये बात कुछ जिम्मेदारी दी है कि बच्चों को विद्यालय। टाइप थर्ड का मतलब होता है कक्षा 6 से 12। टाइप फर्स्ट वे विद्यालय वे छात्रावास होते हैं जिनमें 6 से 8 तक की बालिकाएं पढ़ती हैं, और टाइप फोर्थ होता है 9 से 12। तो हमारा जो नंदानगर में PGBB है ये टाइप थर्ड है, यानी कि 6 से लेकर के 12 तक की बालिकाएं यहाँ पे आवासरत होती हैं, और इनकी जो अध्ययन होता है इनका ये उसके नज़दीकी विद्यालय, यानी कि वहीं पे नंदानगर में हमारे पास 2 माध्यमिक विद्यालय है, GGIC नंदानगर और GIC नंदानगर। तो इन दोनों ही विद्यालयों में ये बालिकाएं इनरोल्ड है। एजुकेशन बच्चों के लिए है जो बौद्धिक रूप से सक्षम। उसके बाद प्रोसेस आगे चली तो हमने पृथकीकरण की अवस्था आई। पृथकीकरण में क्या करा कि जो सक्षम बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाया, और जो किसी भी डिसेबिलिटी से प्रभावित है उनके लिए हमने अलग विद्यालय बताए। जैसे आप देखते हैं बधिर मुक्त विद्यालय, अंध विद्यालय, इस तरीके के विद्यालय। फिर जरूरत बने कि ये समाज के बहुमूल्य अंग हैं, जब हम उनको पृथकीकरण कर देते हैं जीवन इनको, क्योंकि एक सामान्य लोगों के बीच में जीना है और ये अलग से नहीं जी सकते, तो उसके लिए हमने क्या करा, उनको हम एक छत के नीचे लाए, एक रूफ के नीचे लाए, क्योंकि जिन बच्चों समाज के साथ वो पढ़ेंगे बढ़ेंगे उस प्रकार के बच्चों के साथ ही उनको जीवन व्यतीत करना है। इसलिए हमने इंक्लूसिव एजुकेशन करा। इंक्लूसिव एजुकेशन में शुरू में जैसे 6 प्रकार की डिसेबिलिटीज होती थी मोटी मोटी तौर पे, अब हमने उसकी रेंज बढ़ा के 21 तरीके की डिसेबिलिटीज को इसमें शामिल कर दिया। उस 21 तरीके की डिसेबिलिटीज को शामिल करके, जिसमें इवन थैलेसीमिया, एसिड विक्टिम्स, इस तरीके के लोगों को भी हमने इसमें शामिल करा, क्योंकि समाज में जब तक उनकी जनरल एक्सेप्टेंस नहीं होगी, उस जनरल एक्सेप्टेंस के कारण समाज में लगातार कंटिन्यूस अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसका परिणाम तो इसमें बिना किसी भी दिव्यांगता को समस्या ना मान के अवसर के रूप में स्वीकार करा गया है, और उस अवसर के रूप में स्वीकार करके दिव्यांगता का सम्मान करा गया। जैसे आप देखते हैं बहुत बार क्या होता है, एक बच्चा, मैं नंदानगर के जो एरिया है वो वहाँ के लिए इजी पड़ता है, वो वहाँ आ सकते हैं। वैसे ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि दशहरी में केवल नंदानगर के और जोशीमठ के ही आएंगे, और सपोज गैर से इधर से लगा हुआ कोई अगर कंट्रिया उसके लिए इजी पड़ता है तो कंट्रिया जा सकते हैं। गैरसैंण में प्रॉपर एक गैरसैंण के लिए कैंप लगा हुआ था, और थराली में ये एरिया कवर करता है देवाल, थराली और नारायणनगर के बच्चों को। हमारे पिछली बार 116 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। समग्र शिक्षा को देना होता है। चिकित्सक विशेषज्ञों के द्वारा 13 बच्चों के, मात्र 13 बच्चों के बन पाए 116 में से। वैसे आधे से ज़्यादा के तो बने हुए थे, और जो नहीं बन पाए वो केवल और केवल जो हमारे मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं
उनके लिए पढ़ पाए, क्योंकि उनके लिए वो जो हमारे साइंस एग्जीबिशन है उस तरह की प्रतियोगिताएं संचालित होती है। और RAA के अंतर्गत जो है 6, 7, 8 के बच्चों का जो प्रारंभिक स्तर पर 6, 7, 8 के हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ प्रतियोगिताएं और जो है विज्ञान महोत्सव ये आयोजित किए जाते हैं। और एक्सपोजर विजिट तो नीचे 6, 7, 8 के लिए है और ऊपर 9 से 12 के लिए। तो एक्सपोजर विजिट में हम क्या करते हैं, 6, 7, 8 के जो हमारे UPS के बच्चे हैं ब्लॉक वार प्रत्येक विकासखंड से 35 बच्चों को जो है वो धनराशि प्रदान की जाती है। तो ब्लॉक स्तर से जो है उन 35 बच्चों को भ्रमण कराया जाता है। और इसी प्रकार से माध्यमिक की छात्र संख्या उन बच्चों को 300 रुपये की दर से जो है हर साल भ्रमण कराया जाता है। विद्यालय शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक असमानता में समानता लाना और प्रत्येक स्तर पर समावेशन सुनिश्चित करना, ये अभी इससे पहले मैडम ने आपको बताया समावेशी शिक्षा के बारे में चल रहा है। और 8 ट्रेड हमारे पास है, जैसे कुछ ट्रेड जो है जैसे टूरिज्म में कब भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई और धरातल पर कब उसको उतारा गया। एलपी जो मंजूर करती है 29 जुलाई 2020 को लागू भारत सरकार के द्वारा, जिसको कि पहले हिंदी और हमारे संसाधनों पर पलने वाला और हमें चुनौती दे रहा है, लेकिन वास्तव में हमें अपने गृहवार में झांकने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी आदत डेवलप करनी पड़ेगी स्वच्छता के संदर्भ में। हम देखते हैं घर को हम अपने स्वच्छ रखते हैं और सड़क में आए कुत्तों को पकड़ करके जो है सड़क में लेके कभी बता सकता है धोती पहनने के पीछे क्या रीजन था। लॉयर होते हुए, एक उच्च शिक्षित व्यक्ति होते हुए, और दुनिया के न जाने कितने देशों से वो आ चुके थे, लेकिन वो धोती क्यों पहनते थे? नहीं मैडम, आजादी से पहले लगभग साबरमती आश्रम की बात थी, यानी नमक आंदोलन से पहले 1930 से पहले की बात थी। तो हाँ, मैं एक्सपीरियंस तो गांधी जी और कस्तूरबा जी साथ में थे, कई और भी शिष्य उनके साथ में चलते थे। उनसे बात हुई तो गांधी जी ने स्वच्छता के संदर्भ में, भाई मुझे जो है सबसे नफरत जो है गंदगी से है, मैं तुमको स्वच्छ देखना चाहता हूँ, ये है वो है। तो उन्होंने उनकी शिकायतें गांधी जी से कह दो कि हमको कृपया एक एक धोती दिलवा दें। और हम तो अगर मान इस धोती को खोलेंगे तो हमारे पास कुछ है नहीं, इस पैजामा को उतारेंगे तो हमारे पास एक वस्त्र के अलावा कुछ है ही नहीं। अब इसका आप अगर धोती दिलाएं या तो कुछ और कपड़ा दिलाएं तो उसमें स्वच्छता लाई जा सकती। तो गांधी जी ने उस समय जो है प्रतिज्ञा कर दी कि वास्तव में हमारे देश में इतनी गरीबी है, एक कपड़े के अलावा दूसरा नहीं। तो उसी दिन से उन्होंने जो है कोट पैंट को त्यागा और धोती को धारण किया कि मैं इस धोती को जो है साफ भी रखूंगा और रोज इसको पहनूंगा। तो अपने जो आवाज को स्वस्थ रखना। हमारे लोग नामवरण से हैं और मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय झंझौड़ी से हूँ। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत दूसरे दिन के लिए। तो हमारे पास आएगा सुपर कार्यक्रम, सुपर हैंडेड कार्यक्रम। तो ये जो सुपर हैंडेड कार्यक्रम बच्चों के लिए जो किया जा रहा है, ये सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है और यहाँ 1 जून 2025 से लागू हुई थी। और वास्तव में बच्चों के लिए बहुत सारी जरूरतें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि उसके पास जो उसके लिए उसको खर्च करने के लिए जो पैसा होता है वो हो नहीं पाता है और बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो मनी नहीं मिल पाती इस टाइम पे, जिससे ट्यूशन लेनी है, उनको कोचिंग करनी है, तो उसकी बड़ी समस्याएं होती हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे JEE और NEET की तैयारी बच्चा कर सकता है और भी कॉम्पिटिशन के लिए आगे भाग ले सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की योजना चली थी 1 जून 2025 को सुपर हैंडेड कार्यक्रम करके। तो ये सुपर हैंडेड कार्यक्रम जो चल रहा है ये बहुत बढ़िया है और इसमें अभी जो है 45 डेज के लिए बच्चों को एक कार्यक्रम दिया जाएगा करने के लिए। उनको फ्री ऑफ कोचिंग सेंटर मिलेगा और वहाँ बच्चा अपनी कोचिंग ले सकता है 45 दिन फ्री ऑफ। दूसरा इसमें है जैसे उसमें JEE और NEET की परीक्षाओं की तैयारी वो कर सकता है। और वास्तव में क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की कंडीशन आप सभी को पता है, क्योंकि हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वहाँ पे बच्चों की बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। रीजन क्या होता है? बहुत सारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है। आप देखिए कि कोचिंग की फीस कितनी ज़्यादा होती है
और वो बच्चे को तो भेजता भी है कि बेटा आप कोचिंग करो, आपके लिए वो किराया किसी भी हाल में कर लेगा। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है कि जब कोचिंग फीस और 50,000 कहीं 1 लाख, तो वहाँ वो फिर पीछे हट जाता है और पढ़ने वाला बच्चा को पढ़ नहीं पाता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि सिर्फ वही आता है कि उसको पैसे टाइम पे नहीं मिल पाते। तो इसी प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने जो ये सुविधाएं हमें दे रखी हैं, और इसमें बहुत सारी योजनाएं और भी हैं। अब इसका डिटेल जैसे आप सभी को पता है क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं, तो इसमें बहुत सारी योजनाएं और भी हैं। गवर्नमेंट के साथ जेई और नीट की परीक्षा के लिए बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। अगर 12th के बाद कोई बच्चा जाना चाहता है, बनना चाहता है, तो हम उसको आगे भेज सकते हैं। क्योंकि हम एक शिक्षक, एक गवर्नमेंट शिक्षक है, हमें सारी योजनाओं का पता है। तो हम क्यों ना अपने गाँव में, आपको लगता है कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसको हम आगे भिजवा सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं बेटा आप इसके बाद ये काम करिए, तो बच्चा कर सकता है। उसी के साथ साथ जैसे उसमें उसका फीस का, रहने का खर्चा, आवास, भोजन और अध्ययन की सामग्री जैसे बुक्स हो गया, उसके लिए लैपटॉप हो गया और छोटे छोटे नोट्स वगैरह हो गए, ये उसको फ्री मिल सकता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें ऐसे बहुत सारी हैं। इस योजना को समग्र शिक्षा के अभियान के अधीन लाया गया है। जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान है, इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उसी के अंतर्गत एक योजना ये भी चलेगी सुपर हाइड्रेट वाली, और श्रेणी की संस्था इसमें ये बहुत सारी संस्थाएं इसमें कोचिंग के दौरान छात्रों का मूल्यांकन भी होगा और उनकी प्रगति को देखा जाएगा, और इसका ऑफलाइन सत्र समाप्त होने के बाद छात्रों को ऑनलाइन की तैयारी कराई जाती है। थैंक यू। धन्यवाद सर। एक बार मैं आप सभी शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों को द्वितीय दिवस पर इस राइट कॉन्सर्ट के सभागार में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि सर ने सुपर 100 कार्यक्रम के बारे में बताया, तो ये सुपर 100 कार्यक्रम कहाँ से आया है? दरअसल आपने उसके बारे में सुना होगा, आनंद कुमार जो बिहार के पटना में क्या करते थे, सुपर 30 कोचिंग कार्यक्रम चलाते थे 2002 से। उन्होंने कई IITians, कई बेहतरीन इंजीनियर्स हमारे देश को प्रोवाइड किए हुए हैं। क्योंकि IITs जो है वो क्या है, एक बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश करते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो उन्होंने 2002 से फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते थे, वो एक कार्यक्रम चलाते थे, उसमें एक ऑफलाइन टेस्ट लेते थे। पहले वो वहाँ से बच्चों को सेलेक्ट करते थे, गरीब बच्चों को, और उनके रहने खाने की व्यवस्था अपने यहाँ करते थे। तो उसी से प्रेरित होकर के सरकार ने, हमारे उत्तराखंड की सरकार ने इसी वर्ष से ये सुपर 100 कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसकी शुरुआत 1 जून 2025 से हुई। इसमें क्या हुआ है कि 45 डेज उनकी ऑफलाइन कोचिंग, पहले उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, सभी सरकारी स्कूलों का के बच्चों का कंबाइंड एक टेस्ट होगा, सिलेक्ट किया जाएगा। उनमें से 100 बच्चों को, केवल 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, और उनको क्या किया जाएगा, 45 डेज की ऑफलाइन कोचिंग, पहले 45 डेज की ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें क्या ऑनलाइन है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो जूम क्लासेस के माध्यम हो, चाहे गूगल मीट के माध्यम से हो, पर उनको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कवरेज इसके अंतर्गत है एडमिशन टेस्ट के आधार पर सरकारी स्कूलों के साइंस स्ट्रीम के टॉप 100 छात्र चुने जाएंगे, पूरे प्रदेश भर के केवल 100 छात्रों को। तो इस बार से ही स्टार्ट किया उन्होंने। उसके अलावा फीस, मुफ्त भोजन, आवास और अध्ययन सामग्री उनको उनकी ओर से प्रोवाइड की जाएगी। और ये योजना क्या है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाया गया है। इसको सहयोगी संस्था है जो है अवंती फेलोज, इससे जुड़ी हुई है, जो अवंती फेलोज है उसको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा कोचिंग के दौरान छात्रों का मूल्यांकन भी होगा, छात्रों का असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा ताकि उनकी प्रगति को ट्रैक किया जा सके। और उसके बाद ऑफलाइन सत्र समाप्त होने के बाद बच्चे स्कूल में चले जाएंगे और उनको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो आपने एक एप्लीकेशन, आपके ज़्यादातर टीचरों के मोबाइल में वो एप्लीकेशन होगी दीक्षा ऐप करके। तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 सितंबर 2017 को। यह NCERT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो आता है कि एक पहल है जो स्कूल शिक्षा के लिए डिजिटल संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण और सीखने सिखाने के टूल्स उपलब्ध कराता है, जो भी आजकल हमारा, जैसे आजकल हम देख रहे हैं। इसके अलावा NCERT और राज्य बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में आपने देखा होगा, जो हमारे जो सिलेबस की जो बुक्स आती हैं उनके ऊपर एक QR कोड लगा रहता है। अगर उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो सीधा दीक्षा पोर्टल पे जाके खुलेगा और उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आ जाएंगी हमारी एक्टिविटीज, वीडियोस और ऑडियो बुक वगैरह, सारा का सारा PDF वगैरह सारी की सारी सामग्री खुल जाती है उसमें। इसके अलावा ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, अन्य संगठन हो गया, राज्य सरकार हो गया, टीचर जो हमको इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे दीक्षा पोर्टल के लिए क्या करता है, एक ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट करने के लिए क्लासेस चलती हैं उसकी,
तो उसमें अगर आपका कोर्स सेलेक्ट हो जाता है तो आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड टाइप मिल जाएगा। तो अलग अलग पैरामीटर अवश्य ही जो हम यहाँ से आपस में चर्चा और परिचर्चा के द्वारा सीख कर भी जा रहे हैं, इसको हम SMC की बैठक देंगे या प्रशिक्षण देंगे, उसमें काम आएगा वो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 2 दिन में हम बहुत कुछ सीखा है। और एक 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। जो ये हमारी SMC छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ जो पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है स्कूल में। तो मैं चाह रहा था कि SMC के सहयोग से जो हमने किया तो आप लोग वार्षिक उत्सव किया था जिसमें हमने SMC का सहयोग लिया था। तो सबसे पहले मेरे प्रिंसिपल सर के माइंड में आया, उन्होंने बताया हम कुछ करते हैं कि विद्यालय के लिए, जैसे कल सर ने भी बताया था हमें बागेश्वर में बर्थडे वाला प्रोग्राम किया। तो हमने भी सोचा हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमारे स्कूल में फंडिंग होगी। तो मैंने कहा सर हम वार्षिक उत्सव करते हैं। सर ने कहा यार हमारे स्कूल के तो 100 साल पूरे हो गए, हम शताब्दी उत्सव करते हैं। मैंने कहा तो और अच्छा रहेगा। तो हमने स्कूल की मीटिंग बुलाई। मतलब हमें सब पता है, सबको भी क्या होता है, ये आप लोगों ने सीख लिया। मैं भी अपनी कुछ बात रखती हूँ कि जो हमारी SMC थी उन्होंने हमारे विद्यालय में क्या काम किए। तो हमारे विद्यालय को 1950 का मेरा विद्यालय है। इस विद्यालय के लिए हमने एक दिन ऐसे स्कूल में बैठे थे, मेरी शायदा मनीषा चौहान और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी साथी चलते हैं। तो हम सब लोग बैठे थे, ऐसे सोचा कि क्यों ना हम हीरक जयंती मनाएं। तो हम लोगों ने ये बात अपने SMC में रखी। SMC के लोगों ने, उनका गांव का एक ग्रुप था उसमें रखा और ये हमने 10 अप्रैल को, अभी 10 अप्रैल को 25 में अभी हमने ये प्रोग्राम किया था। तो इसमें जो बाहर हमारे गांव, बहुत छोटा गांव है कबीरसर, वहाँ पे लगभग 100 लोग भी मुश्किल से होंगे। तो हम लोगों का जो गांव लगभग 80 परिवार भाग प्लान कर चुका है और अच्छे पोस्ट पे कई लोग रिटायर हो चुके हैं। जब उनके ग्रुप में ये सूचना गई तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी में उन्होंने 2-4 सदस्य रखे और वहाँ भी हमको बोला कि आप 1 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे। जबकि ऐसे यहाँ पर हमारे वरिष्ठतम संकाय सदस्य प्रिय राकेश जी, प्रिय गोपाल जी, प्रिय कमलेश जी के साथ साथ यहाँ प्रतिभागी के रूप में हमारे संतुर साहब के संदर्भ दातागण, जिनमें भागचंद है, बिरला है, रजनी है, भगवती जी हैं, त्रिलोक हैं, जगदीप हैं, और यदि दूसरी तरफ देखें तो सबसे पीछे से हरीश है, निर्मल है और लक्ष्मी है, आगे की तरफ रंजीत है, के साथ साथ मनीष है, संजय, सभी सम्मानित विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं। काफी कुछ बात मान लिया था कार्यशाला का, ना कि शेयरिंग वर्कशॉप कल से लेके आज तक थी। तो हमें ये भी अंदाजा होना चाहिए। तीसरी बात, एक संजय की क्वेरी थी, हमारी उत्तराखंड सरकार 4-5 पैटर्न पर मान्यता ड्राइव थी। तो मुझे बड़ी हैरानी की बात है कि ये चमोली में पता ही नहीं है कि इसकी कोई मान्यता में मिलती है, स्कूल फर्जी चल रहे हैं और ये 2012 से प्रक्रिया उत्तराखंड में लागू है। दूसरी बात, विमला ने जो कही, मुझे आज तक विमला के स्कूल के किसी भी कार्यक्रम का कोई पता नहीं है। ना विमला ने मुझे फोन किया, ना विमला का कोई पैरोकार आया। जाना ना जाना तो बहुत बड़ी बात है, तो आगे की बात है। और ना ही विमला ने व्हाट्सएप किया, ये फेसबुक वगैरह में सब रहते हैं ना, इसने फेसबुक पर लिखा 90% टीचरों के और टीचरों की संख्या 2-2.5 गुना हो गई है, ये भी मैं बता दूं। दूसरी बात, पढ़ाई की गुणवत्ता हमारे कितने है, लेकिन जब समुदाय ही नहीं होगा, सारा समुदाय मकान बना लेगा नीचे जाके देहरादून में, और हम उन लोगों से अपेक्षा करेंगे जो लोग, ईमानदारी की बात यह है, आपके विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं विकल्पहीनता की स्थिति वाले, जिनके पास कोई चारा नहीं होता,
99%। जिनके पास विकल्प होता है कोई नहीं पढ़ता है। और मैं अल्फाज को सापेक्षा करना चाहिए, बात नहीं आ रही जी। अवकान अभ्यास ने ये नहीं किया। और देखो भाई सीधी सी बात है, कोई जेब में लेकर तो आया नहीं है, यहीं से मिल रहा है तो पैसे भी खर्च हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेतन का 2%, 4%, 6%, 10% खर्च कर दिया जाए, वो तो आप अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय सेवपुरा। श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सैनी रसोली। श्री राजेश प्रसाद सती जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सैनी रसोली। प्राथमिक विद्यालय वैरागढ़। श्री जगत सिंह पटनारी जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। श्री राजेंद्र प्रसाद जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौड़ा रसोली। श्री सुरेंद्र सिंह खाती जी, राजकीय प्राथमिक। श्री सतीश चंद्र जी, राजकीय प्राथमिक। श्री रणजीत गिरी जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुना कराली। लक्ष्मीराम टक्का जी, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बुंदूरी। श्री हरेश राम टक्का जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरही देवा। श्री देव सिंह राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवा। राज्य प्राथमिक विद्यालय निर्मल देवी जी, राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय माल नारायणनगर। प्रसाद देवी जी, राज्य प्राथमिक विद्यालय गौड़ा। श्री आलोक रंजन जी, राज्य प्राथमिक विद्यालय हसनपुरी। त्रिलोक सिंह देवी जी, राज्य प्राथमिक विद्यालय सोमना जनप्रिया। श्री संजय सती जी, राज्य जूनियर हाई स्कूल केरला जनप्रिया। राजेश प्रसाद मिश्रा जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकी जनप्रिया। चंद्रवल्लभ देवी जी, राजकीय प्रकाश सिंह जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौनी जनप्रिया। राव मैडम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौनी जनप्रिया। श्री भागचंद केसवानी सर, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल मौला जनप्रिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कल्याणी जनप्रिया। राजकीय जूनियर हाई स्कूल कल्याणी जनप्रिया। मतदाता की भूमिका में कुमार जी, सीएमसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय। भोजन तैयार है, हम लोग भोजन करेंगे और उसके बाद ही घर की ओर जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन आप लोगों से अनुरोध ये है कि जो हमने आपको ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तक दी है, ये केवल लाइब्रेरी के लिए है। 5 बजे जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी है, जो आप विद्यालय तक इसको पहुंचाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि उसी पैटर्न से
ये सर्टिफिकेट देखिए आप, और आप बने हमारे साथ ये सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है और यहाँ 1 जून 2025 से लागू हुई थी और वास्तव में बच्चों के लिए बहुत सारी जरूरतें होती हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है